Hi students, today we will start another topic of SST. We will read an important chapter of civics. Civics it is a part of a social science. I am Nitesh, Sanskar Public School, SST teacher. So we will take one another important topic of SST, first chapter of civics of that class. Social science chapter is chapter number 1, the Indian Constitution. We will read in this chapter Indian Constitution, it means भारतीय संविधान. भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे. तो देखिए भारतीय संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे. जैसे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले हम उसको समझ लें. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आज हम हमारे घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं. जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो कोई ना कोई ऐसा जो है रूल्स या रेगुलेशन बनाते हैं और उन रूल और रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं. तो फ्रेंड, आज हम जो रीड कर रहे हैं चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम उसी के बारे में देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे कि आज हम हमारे घर में देखते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं. उन रूल्स और रेगुलेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है? तो रूल्स और रेगुलेशन जो है हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों के कुछ रूल्स और रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में बनाए गए हैं और हमारे घर में भी वैसे ही फॉलो किए जाते हैं. तो उन रूल्स और रेगुलेशन को जो हम फॉलो करते हैं तो वो ओरली हम उनको बनाते हैं और वो हर दिन चेंज होते रहते हैं. बट किसी भी देश को चलाने के लिए ओरली तो हम जो है रूल्स और रेगुलेशन लॉ वगैरह नहीं बना सकते. तो हमें क्या करना होता है कि इसके लिए क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उनको रिटन फॉर्म में रखा गया है. और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन फॉर्म में है. तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ हम इससे इस चैप्टर में कुछ बेटर चीज़ों को सीखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो देखते हैं हम इसके बारे में. तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन. वी हैव लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in a classes 6th 7th in our social and political life textbook. We have you ever wondered why we need the constitution? हम 6ठी 7वीं कक्षाओं में पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं. हमारे समाज में और राजनीतिक जो जीवन से जुड़ी हुई जो किताबें हैं हम इसमें उसके बारे में देख चुके हैं. तो सोचने की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो सब उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा क्यों गया और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार क्यों किया गया. तो हम इसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसको लिखा किसने. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशू एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम हमारे संविधान के की फीचर्स भी पढ़ेंगे. ईच ऑफ दिस फीचर्स क्रूशल to the working of a democracy in a Indian, and some of these will be the focus of different chapter in this book. और जो है हम हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें हैं, किस तरीके के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है. तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो हम बात करते हैं वाई डज अ कॉन्स्टिट्यूशन नीड वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. तो हम इसमें देखेंगे टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि आज दुनिया के सभी देशों में जो है संविधान है. वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी जितने भी लोकतांत्रिक देश है सभी में जो है संविधान है. इट इज़ नॉट अ नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. और ज़रूरी नहीं है कि सभी देशों में संविधान है तो वो लोकतांत्रिक है. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस. कई कारणों से जो इसका निर्माण किया जाता है. फर्स्ट, इट ले आउट सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ अ काइंड ऑफ अ कंट्री. ये उस देश के प्रकार के आधार पर जो है निर्भर करता है. जैसे कि कोई देश डेमोक्रेटिक होता है, कोई
देश अभी भी जो वहाँ पर मोनार्ची सिस्टम है, तो अलग अलग प्रकार से, लेकिन वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है। दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लाइव इन, और पुट अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट इज़ अ फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़, यानी कि हमारे समाज की प्रकृति क्या है, मौलिक प्रकृति क्या है, किस तरीके से हमारा समाज जो है कंस्ट्रक्ट है, बना हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस चीज़ के बारे में जो है संविधान के अंदर दिया हुआ है। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ अ पीपल हु शेयर द सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इशू। देखिए क्या है, एक देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक ही बात पर सहमत हों, और उनके अलग अलग इशू भी हो सकते हैं, अलग अलग उनके विश्वास हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से सभी लोगों की नीड्स को, सभी लोगों की सोच को, आइडियाज़ को एक करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब कह रहे हैं कि 1934 में, यानी कि 1934 वो दौर है जब वर्ल्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैपनिंग हो रहा था, और वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन, हमने देखा होगा एक एलिस ग्रुप था और एक्सिस ग्रुप था, यानी कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र थे। तो उसमें वन साइडेड जो है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस था, और वन साइड जो था जर्मनी और इटली और अदर जो कंट्रीज़ थे उसमें शामिल थे। तो उस वर्ल्ड वॉर में जो है जो ब्रिटेन जो है उसको जब वॉर में जब उसको जो है कि चीज़ों की नीड हुई, जैसे कि वेपन्स की, सोल्जर्स की, तो उन्होंने जो है उन्होंने अपने कॉलोनियल स्टेट्स की ओर देखा। कॉलोनियल स्टेट्स किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ पर एक नेशन जो है एक दूसरे नेशन को अपने बिजनेस पर्पस से जो अपने अंडर कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे उसके पॉलिटिक्स में, उसके जो कल्चर में, उसकी सोसाइटी में भी वो अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है, और ऐसे स्टेट को ही हम कॉलोनियल स्टेट कहते हैं। तो इंडिया भी एक ऐसा ही कॉलोनियल स्टेट था। तो इंडिया में जब उन्होंने इंडिया से इसके लिए हेल्प मांगी, तो इंडिया ने उसके लिए, नेशनल जो कांग्रेस थी हमारी, एक राजनीतिक दल था, तो उसने एक डिमांड रखी कि जो है हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए। तो दिस assertion for the independent constituent assembly form only of Indian gained the momentum, and this was convinced in a December 1946. The photo on page 2 show some members of the Constituent Assembly between December 1946 and the November 1949। इसका मतलब बता रहे हैं कि जो ये इस तरीके से जब उन्होंने डिमांड रखी कि एक स्वतंत्र असेंबली जो है होना चाहिए, तो स्वतंत्र असेंबली के लिए उन्होंने जब डिमांड की, तो इससे एक मोमेंटम मिला, एक तेज़ी आई। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं कि कुछ लोग इसमें बैठे हुए हैं, 1946 के समय ये जो दिसंबर में ऐसा हुआ था, और 1946 और दिसंबर तक, यानी 46 से 46 से 49 तक ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने एक संविधान का निर्माण किया फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के लिए, फ्री टू द शेप दियर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर द 150 ईयर्स ऑफ अ ब्रिटिश रूल, यानी कि 150 साल के अंग्रेज़ों के शासन के बाद में हमारे देश की डेस्टिनी क्या होगी, उसके बारे में इन्होंने डिसाइड किया। काय में किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म, यानी कि ये एक महान आदर्शवाद के माध्यम से इसको जो है स्थापित किया जाना चाहिए। दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस, यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम इसमें आगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम के बारे में पढ़ेंगे। इन द चैप्टर फोटो एनालॉग शो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू
एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इस फोटो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा को संबोधित करते हुए सभा के अंदर बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिचुएशन इन नेपाल। नेपाल की हम सिचुएशन को एक बार डिस्कस कर ले। नेपाल वॉज अ मोनार्ची, यानी कि वहाँ पर राजतंत्र था। मोनार्ची का मतलब होता है राजाओं का शासन, राजतंत्र। द previous constitution of Nepal which had been adopted in a 1990, यानी 1990 में वहाँ पे संविधान को अडॉप्ट किया गया। रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट अ फाइनली ऑथोरिटी रेस्टेड विद द किंग, यानी कि जो फिर उन्होंने क्या करा, राजा से जो है अधिकार ले लिया। अब पीपुल्स मूवमेंट इन अ नेपाल फॉट फॉर द सेवरल डिकेड्स, कई दशाब्दियों तक उन्होंने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इन्होंने संघर्ष किया। एंड इन द 2006 द फाइनली सक्सीड इन द पुटिंग एन एंड टू पावर ऑफ द किंग। नाउ पीपुल हैव अ राइट टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश। मतलब नेपाल के बारे में हम इसमें शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि नेपाल के अंदर पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। उन्होंने 1990 से ही वो जो है अपने संविधान के लेकर के चल रहे थे पहले, लेकिन क्या था कि जो संविधान था वो राजा के अनुसार था और सारी जो उसमें शक्तियां थी राजा के पास थी। तो इसके लिए वहाँ के लोगों ने जो है कई दशाब्दियों तक, डिकेड्स तक जो है उसने स्ट्रगल किया, जो है मूवमेंट्स चलाए और फिर 2006 में उनको जो है फिर उसमें जो है सफलता मिली और वो सक्सेस हुए और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया नेपाल में। और उन्होंने जो संविधान में जो जो कमियां थी उसको, सारी चीज़ों को दूर किया। इस तरीके से हम नेपाल के बारे में सिचुएशन जो है पढ़ी है। ये एग्ज़ाम्पल है किस तरीके से जो है पावर्स का मिस यूज़ किया गया और किया जा रहा है, उसमें हम बता रहे हैं ये एग्ज़ाम्पल में। नेक्स्ट टॉपिक भी एग्जाम्पल ऑफ द डोमिनेशन एंड द मेजोरिटीज़म, यानी कि बहुवाद या बहुसंख्यकवाद क्या होता है। मेजोरिटीज़म मतलब बहुसंख्यकवाद, जहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसे कम यानी अल्पसंख्यक लोग, जिनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, उनको किस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं, इस एग्जाम्पल में वो बताया गया है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग हैं, अगर मान लीजिए आप 10 लोग एक बात को कहे और एक आदमी जब दूसरी बात कहे, तो वो जो 10 लोगों की कही हुई बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो है मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो उसे बोलते हैं हम बहुसंख्यक या बहुमत बोलते हैं। तो वो किस तरीके से जो है, एक अगर मान लीजिए वो गलत भी बोल रहे हैं तो वो उस टाइम के लिए सही हो जाता है। तो किस तरीके से जो मेजॉरिटीज़म है, जहाँ पे बहुसंख्यकवाद है, यानी बहुत एक जो है विचार के एक जो है समूह के लोग जब एक जगह ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कम समूह या कम संख्या वाले लोगों को जो है हमेशा डोमिनेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिव्यूज़ ऑफ बोथ ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब हम इसमें रिव्यू पढ़ेंगे कि जो इस एग्जाम्पल में क्या क्या थे। दे है द क्लास मॉनिटर सुरेश is a bully wanted to make a Akhil is innocent boy and the teacher believe the class monitor। मतलब क्या है कि जो एक वहाँ पे सुरेश जो है क्लास मॉनिटर है, वो बुली वांटेड टू मेक अ अखिल, मतलब वो एक उसके साथ में मजाक करना चाहता है या उसको छेड़ना चाहता है। वो एक जो अखिल जो है एक इनोसेंट बॉय है और टीचर भी जो है उसके क्लास मॉनिटर की ही बात करते हैं। जैसे कि आप खुद भी इस चीज़ को कई बार महसूस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी क्लास में तो ऐसा नहीं होता। मैं सबको ही इक्वल समझ करके चलता हूँ, मॉनिटर हो चाहे कोई भी हो। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट exclude from anything that routinely available constitution is a preciously prevent this tyranny of the two majority or another reason why we domination by the majority of a minority. This can be refer the community domination. Another is a inter community domination of a member। मतलब इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से जो है वो मॉनिटर के अनुसार ही टीचर जो है उस पर उसकी बात का विश्वास करते हैं और वो किस तरीके से एक बच्चे को चाहता है परेशान करना। तो देखिए, इसमें संविधान के बारे में, संविधान से संबंधित इसमें क्या मैटर दिया हुआ है। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो
मेजॉरिटी है वो किसी भी चीज़ को जो है मतलब जो संविधान में किसी भी चीज़ को जो है किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकती, या फिर जो है माइनॉरिटीज़ जो है इस संविधान में जैसे माइनॉरिटीज़ के कुछ जो है पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि माइनॉरिटीज़ को भी अपने अपनी बातों को रखने का राइट्स है और अपने अपनी चीज़ों को उनको बताने का। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो है उनको डोमिनेट करते रहें या उनके सारे राइट्स को एक्सप्लॉइट करते रहें। और ऐसा नहीं है कि डोमिनेशन जो है वो एक कम्युनिटी में भी होता है और कम्युनिटी के अंदर भी होता है। कम्युनिटी के लोग भी जो है डोमिनेट करते हैं एक दूसरे को। अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है कि वो उस कम्युनिटी में रिचर लोग ज़्यादा हैं तो रिचेस्ट पर्सन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो अगर जो पुअर पर्सनस है तो उनको माइनॉरिटी एक ग्रुप हो जाता है। तो इस तरीके से भी हैं। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे द की फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑफ सेवरल डिकेड्स। यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय संघर्ष चल रहे थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। अंग्रेजी शासन के खिलाफ हमारे देश में जो है आंदोलन चल रहे थे, और वो आंदोलन किस लिए चल रहे थे, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डेवलप्ड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग वॉट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। यानी कि उन्होंने इसी दौरान जो है जो राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस बात को सोच लिया था, इमेजिन कर लिया था, प्लानिंग कर ली थी कि हमारा देश जो है स्वतंत्र कैसे होगा और कैसे उसको स्वतंत्रता मिलेगी। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल मेकिंग। मतलब क्या है कि किस तरीके से उन्होंने दबाव बनाया अंग्रेज़ों पर, किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों को जोड़ दिया कि वो उनकी बात को माने। तो हम देखेंगे आगे। तो की फीचर्स में हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वाज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमोंगेस्ट द मेंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि हम वहाँ पर जो है बहुत एक सभी में एक ऐसा सेंस था, एकता की भावना थी उस संवैधानिक सभा में। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस इन अ ग्रेट डिटेल एंड देयर वॉज अ सिंसियर एफर्ट्स टू कॉम्प्राइज एंड रीच एन एग्रीमेंट सो द कॉन्सेंस अस द मतलब क्या है कि भी जितने भी वो संविधान में किसी भी प्रोविज़न को, अगर किसी भी कानून को, किसी भी नियम को वो रखते थे तो उसको डिटेल से पहले डिस्कस करते थे, फिर सारे जब उस पर एग्री होते थे तब जा कर के उसको जो है फाइनलाइज किया जाता था। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वो किस तरीके से लोगों को इसमें जो है बता रहे हैं वो देखिए इस पिक्चर में। आगे हम बात करते हैं की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हम बात करेंगे एक महान व्यक्ति की, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नाउन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द Constituent Assembly help the scheduled caste get some safeguard in। मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर था, अंबेडकर जी थे, उनका जो है मानना था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लिया जिससे उनको मतलब वो मदद मिलेगी शेड्यूल कास्ट को जो है सुरक्षा या कुछ अधिकार मिल जाए। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने इक्वलिटी की बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई जो कास्ट जो है लोअर कास्ट अपर कास्ट इस गैप को नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वली जो है राइट्स होना चाहिए, इक्वली अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी को सेकुलर और यूनिटी में रखने के लिए एक जो है कोशिश कर रहे थे। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बट ही ऑल्सो stated although the law might exist, scheduled caste still had a reason
to fear because the administration of this law were in a hand of caste Hindu officer. He therefore urged the scheduled caste to the join the government as well as the civil service. तो इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है संविधान में समाज के हर हिस्से को ध्यान में रख कर के जो है संविधान के निर्माण की बात कही है। हम आगे देखेंगे कि जो जब सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे इसका फेडरलिज्म। व्हाट इज़ द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यानी कि हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बातें कही गई है कि वन लेवल, मोर देन वन लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी सरकार के एक से अधिक लेवल होने चाहिए। लेवल मतलब स्तर होने चाहिए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं हमारे देश में तीन लेवल की सरकार है। जैसे कि हम बात करते हैं एक जो होल नेशन में जो है रूलिंग सिस्टम जो चलाने वाली जो गवर्नमेंट है, हम उनको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो है हमारे इंडिया जो है जो यूनियन ऑफ स्टेट है, तो राज्यों का संघ है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर रूल करने वाली या फिर जो है सिस्टम को चलाने वाली एक गवर्नमेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और उसके अलावा भी एक है लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। तो ये जो थर्ड टायर है इसका थर्ड टीयर है लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से बताएं कि भाई फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक सरकार ना हो, उसके साथ में जो सरकार के और भी लेवल होने चाहिए एक देश में। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। हमारे भारत में जो है राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। पंचायती राज इज़ द थर्ड टीयर। जो हमारे देश में पंचायती राज है वो इसका तीसरा लेवल है ऑफ गवर्नमेंट सरकार का। वास्ट नंबर ऑफ communities in India mean that a system of a government needed the devised that did not involve only person sitting in the capital city of a New Delhi। यानी कि क्या है, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर केवल एक ही आदमी जो है वो जो केंद्र में बैठने वाला व्यक्ति है वो ही शासन मतलब वो ही जो है सब कुछ डिसाइड ना करे। तो इसीलिए क्या है कि हमारे देश में स्टेट्स हैं, हमारे देश में विलेजेस हैं, ट्रेजरीज हैं, तो उस लेवल पर सब जिसको हम बोलते हैं तहसील है, तो इन सभी लेवल्स पर जो है वो रहने वाले व्यक्तियों के लिए या वहाँ के जो रूलिंग सिस्टम या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चलाने के लिए उस लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम बताए, इसी टॉपिक में ये डिस्कस किया गया है कि जो इट वाज अ इम्पोर्टेंट हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया। यानी कि इसीलिए राज्यों में शासन चलाने वाली एक सरकार होनी चाहिए ताकि उस एरिया में उस एरिया में जो है डिसीजन लेने के काम वो कर सके। एंड वाइल ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉय द ऑटोनॉमी एंड एक्सरसाइजिंग अ पावर ऑफ सर्टेन इशू सब्जेक्ट। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि राज्य भी जो है इस शक्तियों का उपयोग कर सके, राज्य भी जो है वहाँ पर इस बात का जो है उनको भी बेनिफिट मिले। तो हम बात करें फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म जो है हमने एक टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो है पार्लियामेंट्री जो है सरकार का रूप। अब देखते हैं कैसे पार्लियामेंट्री रूप से सरकार का निर्माण कैसे। द डिफरेंट टायर्स ऑफ अ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट द कंसिस्ट रिप्रेजेंटेटिव हु आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि क्या है कि हम इसमें देखेंगे इसके सरकार जो है इसमें हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा। तो वो जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वो लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। आगे हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द यूनिवर्सल एडल्ट
सफरेज और फॉर द ऑल सिटीजन्स, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट जो है, यानी कि पूरे राष्ट्र में जो भी एडल्ट है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर की 18 वर्ष तक की आयु के हैं, उन लोगों को जो है अधिकार दिया गया है इनको चुनने का। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help the encourage of democratic mindset and the break the clutches of a traditions, caste, class and gender hierarchies वगैरह। मतलब क्या है कि उन्होंने लिंग और आनुवंशिक आधार पर और कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर जो अब तक चला आ रहा था उसको हटाने का या उसको जो है उसको ब्रेक करने का जो है, इससे हमें जो है सफलता मिलेगी। और इससे क्या होगा कि हमारे जो संविधानिक सभा है, जो एक बड़े संघर्ष के बाद में जो हमारे देश का भविष्य सोच रहे थे, तो उससे लोगों को भी जो है लोकतांत्रिक रूप से बनने में मदद मिलेगी। दिस मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये था कि अब जनता भी अपने प्रतिनिधियों को चुनने में भागीदारी निभा सकती है, उनके पास भी डायरेक्टली राइट है कि वो किसे चुने किसे नहीं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री irrespective of his her social background can also contest in election. These representative are the accountable to the people। मतलब क्या है कि आज हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो है अपने समूह, अपने वर्ग के लोगों को ही जो है निर्वाचन करते हैं। तो आगे देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन, शक्ति का सेपरेशन। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी सरकार के 3 अंग हैं। दीज आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हम बोल सकते हैं संसद बोल सकते हैं, हिंदी में हम और अच्छे से बोले तो इसको विधायिका बोल सकते हैं, यानी कि विधायिका, विधि मतलब लॉ, यानी कि लॉ बनाने वाला इंस्टीट्यूशन। एंड द एग्जीक्यूटिव जो इस पे परफॉर्म करता है, यानी कि जो लेजिस्लेचर जो लॉ या रूल्स बनाता है उस पे परफॉर्म करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कार्यपालिका बोलते हैं। एंड द जुडिशरी, न्यायपालिका, जो इनके द्वारा या इनके जो है किए गए कामों का जो है हम बोल सकते हैं कि जो इनका मेज़र करते हैं, आकलन करते हैं कि उस किस तरीके से जो है इनका जो है इनको सही या गलत डिसाइड करते हैं। तो वो थर्ड जो है इसका पार्ट है या थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर द आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द एग्जीक्यूटिव is the smaller group of people who are the responsible the implementing law and running the government। यानी कि ये जो बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की, तो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, सरकार को कैसे चलाना है, इसके लिए सभी के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। ये लोगों के द्वारा चुना गया एक छोटा सा समूह होता है। द जुडिशरी ऑफ विच विल बी रीड मोर यूनिट थर्ड, हम इसके बारे में थर्ड में पढ़ेंगे इस बुक में और आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री ऑर्डर टू द प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ पावर। यानी कि जब जब शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो उस समय जो है इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। एंड शुड एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक अदर ऑर्गन। यानी कि जब भी क्या होता है, एक ऑर्गन जो है यानी एक अंग अगर गलत काम करता है तो उसको दूसरा चेक करने का काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे समाज की प्रकृति यानी कि नेचर को डिसाइड करने के लिए या जो लोगों के जो मौलिकता को डिसाइड करने के लिए जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर मोनार्ची रूलिंग सिस्टम था, फिर जो कॉलोनियल रूलिंग सिस्टम हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि लोगों के जो राइट्स होते हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा था या लोगों को अपनी फ्रीडम नहीं थी।
तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर थे, मेकर्स थे, उन्होंने जो है इस बात को ध्यान रखा कि लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। द सेक्शन ऑन अ फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बी रेफर्ड टू एज द कंसाइंस of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that set of a written right would guard the against the misuse of state power इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि वो इस बात पर जोर दे रखे थे राष्ट्रवादी के भाई वो चाहते थे कि अब कोई भी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, किसी की आज़ादी को ना छीने। फंडामेंटल राइट्स के मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स देयर फॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द arbitrary and absolute exercise of the power by the state and the constitution। मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने जो है अधिकार दिए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने काम करने के, अपने जीवन जीने का महत्वपूर्ण जो है अधिकार है, और कोई भी उसकी जो है उसको नहीं छीन सकता या उसके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर सकता। The Constitution does the guarantee the right of individual against the state well against the other individual। मतलब कोई भी व्यक्तिगत तौर पर अपने जो है अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के अधिकारों को नहीं छीन सकता या उसके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। Moreover, the various minority community also express the need of constitution to include right that would be protect their group। मतलब जो माइनॉरिटीज़ थे, अल्पसंख्यक लोग थे, वो चाहते थे कि उनको भी संविधान में सुरक्षा प्राप्त हो और वो भी जो है उनके साथ भी जो है मेजॉरिटी ग्रुप जो है उनके साथ में बुरा ना करें। तो आगे हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन therefore also guarantee the right of minority against the majority। Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights। इनके बारे में उन्होंने कुछ बताया। Their object is twofold। The first objective is that every citizen must be in a position claim those right। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए क्लेम कर सकता है। And the secondary, these right must be binding upon every authority that has got power to make law। यानी कि जो है बात कर रहे हैं सेकेंडली, तो इस जो अधिकार है उसको जो है मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, यानी कि सभी अथॉरिटी के ऊपर रखा गया है। हैज़ गॉट पावर टू मेक अ लॉ, और इसके प्रति जो है कानून बनाने का जो है अधिकार है। हम बात करेंगे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन। अब हम बात करेंगे भारतीयों के मौलिक अधिकार की। तो भारतीयों के अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, इट मीन्स समानता का अधिकार। ऑल पर्सन्स आर द इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सभी लोग समान है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर किसी भी जो क्राइम के लिए अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो चाहे किसी भी लेवल का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, चाहे वो हायर क्लास हो या लोअर क्लास हो, तो सभी लोग के जो है सामने क्या है, सभी इक्वल है। दिस मीन्स द मेन पर्सन्स shall be equally protected by the law of the country। It also said no citizen can be discriminated against on the basis of their religion। धर्म के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, सेक्स यानी कि जेंडर के आधार पर। एवरी पर्सन्स हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द प्ले ग्राउंड। मतलब उसको सभी जगह पर जाने का अधिकार है। होटल्स में, शॉप्स में स्टेट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट। राज्य उसके साथ में जो है भेदभाव नहीं कर सकता। और उसको रोजगार के अंदर भी समानता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल बी रीड अबाउट लेटर इन अ बुक। हम इसके बारे में और गहराई से बाद में जो है आगे पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। मतलब इससे जो है छुआछूत का जो है वो विचार जो है इसके माध्यम से जो है हटा दिया गया, उसको भी बैन कर दिया गया। हम आगे बात करेंगे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट राइट जो है राइट ऑफ द फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्पीच एक्सप्रेशन यानी कि बोलने का, अपने भाव को रखने का, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता। द राइट फ्रॉम द एसोसिएशंस, द राइट संघ बनाने का, एंड द राइट टू मूव कहीं भी जाने का स्वतंत्रता से, रिसाइड एनी पार्ट किसी भी जगह पर रहने का देश में, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। एंड द राइट ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कहीं पर भी जा कर के जो है किसी भी प्रकार के मतलब जो सोशली जो है माने गए हैं ऐसे प्रोफेशंस यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस करने की स्वतंत्रता भारत में कहीं पर भी। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो मानव तस्करी है यानी कि जो लोगों को जो बेचने खरीदने का जो व्यापार है तो इस पर भी जो है इसके अगेंस्ट यानी कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। फोर्स द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज यानी 14 साल से कम के बच्चे को खतरनाक कामों में भी आप जो है नहीं करवा सकते ज़बरदस्ती। तो नेक्स्ट राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज़ द प्रोवाइडेड ऑल सिटीजन्स यानी कि इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, उससे संबंधित जो है काम करने का, उसको जो है डेवलप करने का या जो भी है उसकी स्वतंत्रता। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन बी सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनको अपनी शिक्षा को चलाने के लिए जो है किसी भी और भाषा से जुड़े हुए हैं तो उन्हें अपने शिक्षण संस्थान जो है चलाने का जो है अधिकार है। एंड प्रिजर्व एंड द डेवलप आउन कल्चर, वो अपनी संस्कृति को भी विकसित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। उपचार मतलब रेमेडीज़ का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपको कोई हार्म हो जाए तो हार्म हो जाने पर या आपको कोई इंजरी हो जाए तो आप क्या करते हैं कि उसके उपचार करते हैं। उपचार से मतलब उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जो आपको 5 जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर मान लीजिए उनमें से कोई सा भी अगर आपका राइट जो है छीना जाता है या उसके अगेंस्ट किया जाता है तो जो है उस प्रत्येक व्यक्ति को उसको जो है उसको वापस लेने के लिए, उसको पाने के लिए या उसके जो अधिकार छीने जा रहे हैं उसके लिए भी वो क्या कर सकता है। तो ये एक अधिकार दिया गया है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। दिस अलाउ द सिटीजन टू मूव द कोर्ट यानी कि अगर उसके अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो कोर्ट जा सकता है। इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, अगर राज्य के द्वारा उसके कोई भी अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो जो है कहाँ सभी जो है जा सकता है, कहाँ पर अपने जो है। तो हम बात कर रहे थे राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का। तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन होता है तो उस कंडीशन में वो जो है कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वहाँ पर अपील कर सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकुलरिज्म की। तो सेकुलरिज्म द सेकुलर स्टेट इज़ वन इन अ विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोटेड एनी वन रिलीजन यानी कि राज्य किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। एज स्टेट रिलीजन यू नाउ अंडरस्टैंड the way in which country history often determines the kind